गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। तो एएसएल टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है और आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जो है जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान की आपकी एक क्लास हो चुकी है और आज आपकी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो जब भी आप जीव विज्ञान की क्लास लेने आएंगे, ठीक है, जब भी जीव विज्ञान की क्लास लेने आएंगे आपको तीन बातें को ध्यान रखना है। पहली बात, जब भी क्लास में आओगे सबसे पहले मन में क्या रहना चाहिए, आज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। क्या होगा, आज कुछ नया सीखेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो ही सफल होऊंगा, मेहनत करूंगा तो ही सफल होऊंगा, बिना मेहनत के सफल नहीं होऊंगा। और तीसरी और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि मैं डॉक्टर ज़रूर बनूंगा। क्या होगा, मैं डॉक्टर ज़रूर बनूंगा। तो इन्हीं तीनों बातों को याद रखते हुए हम आज की दूसरी क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या देखते हैं, कहानी अब तक कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो पिछली क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था उसको एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ी बहुत देखते हैं। तो हमने क्या पढ़े थे, गुणसूत्र पढ़े थे। गुणसूत्र पढ़े थे। गुणसूत्र क्या थे, डीएनए से क्रोमेटिन बनता है और क्रोमेटिन से क्या बनते हैं, गुणसूत्र बनता है। तो ये आपकी एक साधारण कोशिका है, ठीक है। ये आपकी एक साधारण कोशिका है। साधारण कोशिका कैसी होती है, द्विगुणी होती है। साधारण कोशिका कैसी होती है, द्विगुणी होती है। यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो गुणसूत्र हैं वो जो होते हैं दो होते हैं या फिर जोड़े में होते हैं, ठीक है। दो होते हैं या फिर जोड़े में होते हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा था जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। और जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणी होते हैं। यानी कि उनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो या तो एक होते हैं या फिर जोड़े का एक हिस्सा होता है, या फिर जोड़े का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये बात हमने करी थी, गुणसूत्र पढ़े थे। गुणसूत्र साधारण कोशिका में और युग्मक में हमने पढ़े थे। दूसरी जो बहुत जरूरी चीज थी वो हमने क्या पढ़ी थी, प्रजनन। प्रजनन में क्या होता है, एक नर होता है और एक मादा होती है, ठीक है। नर होती है और एक मादा होती है। ये क्या होते हैं, जनक होते हैं, ठीक है, जनक होते हैं। इनकी जो साधारण कोशिका होती है वो क्या होती है, द्विगुणी। क्या होती है, द्विगुणी होती है। मादा की कोशिका भी क्या है, द्विगुणी है। अब जब भी जनन होता है तो कौन सा विभाजन जरूरी होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनते हैं आपके, युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। और युग्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणी होते हैं। वो क्या होते हैं, अगुणी होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो हम कर रहे हैं क्या होते हैं, अगुणी होते हैं। और इन दोनों को मिलके क्या बनता है, युग्मनुज बनता है, जो कि क्या होता है, द्विगुणी होता है। क्या होता है, द्विगुणी होता है। तो ये दूसरी जरूरी चीज जो हमने देखी थी। आगे बात करते हैं लक्षण। लक्षण और विशेषक। लक्षण क्या थे, आपकी विशेषता थी, और विशेषक क्या थे, वो विशेषता कैसी थी। तो आपकी जो पौधे की लंबाई थी वो क्या थी, एक लक्षण था। साथ ही साथ फूल का रंग, जो आपका फूल था उसका रंग वो क्या थी, विशेषता थी, यानी कि लक्षण था। साथ ही साथ जो आपकी फली थी वो कैसी है, वो भी क्या है, लक्षण था या फिर विशेषता थी। अब जो लंबाई है कि पौधा लंबा है ये छोटा है, ठीक है, ये क्या है, उसकी विशेषता कैसी है, यानी कि विशेषक है। यानी और ये जो विशेषक है ये कैसा है, विपरीत विशेषक है, यानी विपरीत लक्षण है, बिल्कुल विपरीत ध्रुव की तरह होते हैं, ठीक है। ये जो आपका पौधा है, मान लो ये बैंगनी है या फिर सफेद है, ठीक है। जो फली है ये फूली हुई है या फिर सिकुड़ी हुई है। ये दोनों क्या है, इसकी विशेषता कैसी है, विशेषक है। विपरीतार्थ विशेषक है, फिर विपरीतार्थ लक्षण, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। और लक्षण को अंग्रेजी में क्या बोलते थे, कैरेक्टर बोला करते थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, जो सबसे जरूरी चीज है, कारक। अब जो कारक होते थे, ये एक साधारण कोशिका है। क्या है, साधारण कोशिका। साधारण कोशिका क्या होती है, द्विगुणी। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो किसकी संख्या में, दो की संख्या में। तो कारक या फिर जीन क्या होते थे, ये क्या होता था, डीएनए का एक भाग होता था। डीएनए का भाग होता था जो कहाँ स्थित होता था, गुणसूत्र में। अब क्योंकि जो गुणसूत्र हैं वो दो हैं या फिर जोड़े में है, दो हैं या फिर जोड़े में है, तो जो आपके कारक होते थे वो भी क्या होते थे, दो होते थे या फिर जोड़े में होते थे। दो होते थे या फिर जोड़े में होते थे। अब जब यह कारक जोड़े में होते हैं तो ये क्या निर्धारित करते थे, लक्षण को निर्धारित करते थे। क्या निर्धारित करते थे, लक्षण को निर्धारित करते थे। और इनका संबोधन हम क्या करते थे, अंग्रेजी अक्षर से करते थे। किससे करते थे, अंग्रेजी अक्षर से करते थे। अगली बात समझ में। अब एक उदाहरण लिया था हमने कि मान लो लक्षण क्या है आपका, लंबाई। लंबाई अगर आपका लक्षण है तो उसके जो जीन थे वो क्रोमोसोम संख्या 4 पर स्थित थे। और हमने किससे संबोधित करा था उसको, बड़े टी से या छोटे टी से। यानी कि लक्षण जो होगा
जो जीन होगा वो किसको निर्धारित करेगा, लक्षण को निर्धारित करेगा, और जीन का होंगे गुणसूत्रों पे होंगे, और गुणसूत्रों पे उसको संबोधित हम कैसे करते हैं, अंग्रेजी अक्षर से करते हैं। ठीक है, वही हमारे पास क्या थे, अलील थे। अब अलील क्या होते हैं, वापस वही, ये साधारण कोशिका है आपकी, ठीक है, ये द्विगुणी है, इसमें जो गुणसूत्र हैं वो क्या है, 2 की संख्या में। अब अलील क्या थे, अलील क्या थे, प्रकार थे जीन के, किसके, जीन या कारक के प्रकार थे। ठीक है, अब ये कहाँ स्थित होंगे, क्यों, क्योंकि जीन कहाँ स्थित है, गुणसूत्र पे है, तो ये भी कहाँ स्थित होते थे, गुणसूत्रों। कैसे गुणसूत्रों पे, समजात गुणसूत्रों पे। समजात का मतलब क्या था, एक ही जोड़े के जो 2 गुणसूत्र होते हैं उनको क्या बोलते थे, समजात गुणसूत्र बोलते थे। ठीक है, ये कहाँ है, गुणसूत्र पे, समजात गुणसूत्रों पे। ठीक है, अब जो कारक है या फिर जीन है वो भी क्या है, 2 है या फिर जोड़े में, यहाँ आपने पढ़ा 2 है या फिर जोड़े में है, तो आपके जो अलील है या फिर अलील जो है, ठीक है, वो भी क्या होंगे, 2 होंगे या फिर जोड़े में होंगे। अब बात यह है कि भले ही कोई भी प्रकार हो, क्या हो, कोई भी प्रकार हो, हमने क्या करा, अलील क्या है, जीन का ही प्रकार है, क्या है, जीन का प्रकार है। अब भले कोई भी प्रकार हो, कोई भी प्रकार हो, जब ये जोड़े में होंगे, जब ये जोड़े में होंगे तो ये क्या निर्धारित करेंगे, विशेषक को, यानी कि ट्रेड्स को या फिर विपरीतार्थ लक्षण को। ठीक है, आगे बात इतनी समझ में। इसका उदाहरण हमने क्या लिया था, मान लो ये जो लक्षण था लंबाई। अब लंबाई की जो 2 विशेषक हो सकते हैं, ये लंबाई है, इसके 2 क्या विशेषक हो सकते हैं, 2 विशेषक होते हैं, या तो क्या होगा, लंबा या होगा छोटा। ठीक है, लंबा होगा या फिर छोटा होगा। जो लंबा जो है, लंबा जो आपका लक्षण है, ये क्या है, प्रभावी विशेषक है। ठीक है, प्रभावी विशेषक है, और ये अप्रभावी विशेषक है। अब ये कैसे पता चला कि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये हमको प्रयोगों से पता चला है। ये किससे पता चला है, हमको प्रयोग से पता चला है। तो इसमें कभी भी कोई कंफ्यूजन मत रखना, सवाल में आपको दिया होगा कि कौन अप्रभावी है या प्रभावी है, या सवाल में आपको पता चल जाएगा कि कौन प्रभावी है अप्रभावी है। और ये जो सब चीजें हैं ये प्रयोगों से हमको पता चली है। तो कभी ये डरना मत कि कौन सा प्रभावी हमको तो समझ नहीं आ रहा या अप्रभावी कौन सा है, ये आपको सवाल में दिया होगा या फिर आपको पता होगा कि ये प्रभावी अप्रभावी, आपको पहले से पता होगा। ठीक है, इसलिए इसमें घबराने की चीज नहीं है। ठीक है, तो जो विशेषक प्रभावी होगा उसको कौन निर्धारित करेगा, कोई प्रभावी अलील। ठीक है, प्रभावी अलील ही उसको निर्धारित करेगा। और जो अप्रभावी विशेषक होगा उसको कौन निर्धारित करेगा, अप्रभावी, उसको कौन निर्धारित करेगा, अप्रभावी अलील। ठीक है, ठीक है। और जो अलील थे हम इसको कैसे संबोधित करते थे, इसको भी अंग्रेजी अक्षर से संबोधित करते थे, अंग्रेजी अक्षर के बड़े या छोटे अक्षर से। अब बड़ा अक्षर किसके लिए इस्तेमाल करते थे, जो प्रभावी विशेषक हो या प्रभावी अलील हो। यहाँ से हमने इसको किससे संबोधित किया, बड़े टी से। और जो अप्रभावी विशेषक होता है या अप्रभावी अलील होता है उसको कैसे संबोधित करते हैं, छोटे टी से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। कारक, अलील, प्रभावी विशेषक, अप्रभावी विशेषक, प्रभावी अलील और अप्रभावी अलील। मेन बात यह है कि आपको संबोधन कैसे करना है। संबोधन बड़ा होगा तो वो क्या है, प्रभावी है, छोटा होगा तो अप्रभावी है। ठीक है, फिर हमने इसके आगे क्या समझा था, समयुग्मनुज। अब समयुग्मनुज क्या चीज होती है, ये देखो, ये आपके पास 3 कोशिकाएं हैं, अभी मैंने बात करा था। ठीक है, अलील कहाँ है, गुणसूत्रों पे, जीन कहाँ है, गुणसूत्रों पे। मान लो ये 2 जीन है, ये 2 जीन है, ये 2 जीन है, ये सभी जीन जो है किसके लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं, लंबाई को निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, लंबाई को निर्धारित कर रहे हैं। इनके जो जीन है वो कौन से गुणसूत्र पे, मान लो 4 गुणसूत्र पे, चौथे गुणसूत्र पे। ठीक है, अब ये कौन से विशेषक को निर्धारित कर रहे हैं, ये कौन से विशेषक, इसके 2 जो विशेषक होंगे, एक तो लंबा या छोटा। ठीक है, लंबा क्या है, प्रभावी है, और ये अप्रभावी है। ठीक है, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। इसको हम किससे करेंगे, बड़े टी से, इसको छोटे टी से। ठीक है, मान लो ये दोनों क्या है, बड़े टी और बड़े टी। ये मान लो है छोटा टी, और ये मान लो है बड़ा टी और छोटा टी। तो बताओ बच्चों, ये जो पौधा होगा ये कैसा होगा। अब जो हमारा जीन क्या निर्धारित करता है, लक्षण निर्धारित करता है, और जीन के प्रकार क्या होते हैं, अलील होते हैं। तो एक तरह से क्या हो रहे हैं, लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है पौधे की लंबाई को निर्धारित करेंगे। अब ये भी बड़ा है, ये भी बढ़ाएगा, तो दोनों की दोनों क्या करेंगे, पौधे की लंबाई को बढ़ाएंगे। तो पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ जो दोनों अलील है ये क्या है, ये जो लंबाई को क्या कम करेगा, ये भी लंबाई को कम करेगा। तो दोनों लंबाई को कम करने वाले हैं, तो पौधा कैसा होगा, छोटा होगा। पौधा कैसा होगा, छोटा होगा। बच्चों बात करते हैं इसकी, एक बड़ा टी है, एक छोटा टी है। एक अलील तो बढ़ाएगा और एक अलील को कम करेगा। अब यहाँ पे क्या प्रभाव होगा, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा
जो अलील प्रभावी होगा वही अपना प्रभाव छोड़ पाएगा। तो ये क्या है, प्रभावी है। तो बड़ा टी क्या है, प्रभावी, जो लंबाई बढ़ाता है वो प्रभावी है। तो वो क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा और इसके प्रभाव को छुपाएगा। तो यहाँ जो पौधा होगा वो भी कैसा होगा, लंबा होगा। तो वो भी कैसा होगा, लंबा होगा। ठीक है, ठीक है। ये जो चीज थी कि दोनों अलील एक समान है, दोनों अलील एक समान है, इसको क्या बोलते हैं हम, समयुग्मनुज, समयुग्मनुज। और इस स्थिति को जहाँ पे दोनों अलील अलग है, इसको क्या बोलते हैं हम, विषयुग्मनुज, विषयुग्मनुज बोलते हैं। ठीक है, बात करें इसकी कि हमने क्या देखा, पौधे की लंबाई देख रही है, हम इसको देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। ये क्या है, एक लक्षण प्रारूप है। क्या है, लक्षण प्रारूप है, यानी फिनोटाइप है। ठीक है, और ये जो हम लिख रहे हैं, इसकी आनुवांशिक जो स्थिति को लिख रहे हैं कि इसमें कौन से अलील है कौन से नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जीन प्रारूप बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप। ठीक है, तो यही सब जो है थी छोटी छोटी बातें हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी, जो कि बहुत जरूरी है, जो इसके चैप्टर में बहुत आगे आएंगी और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आगे बात करते हैं। तो आज का जो हमारा भाग है, आज हम जो दूसरी क्लास जो है लेने वाले हैं, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले आनुवांशिकता और विभिन्नता का सिद्धांत भाग 2। पिछली कक्षा में पढ़ा था आनुवांशिकता क्या होती है कि लक्षण का जनक से संतान में स्थानांतरण होना, और विविधता क्या होती है, जनक और संतान के अंदर असमानता क्या होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये कौन से वैज्ञानिक हैं, मैंने पिछली क्लास में भी इनकी फोटो दिखाई थी। ये जनक हैं ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल। तो जो ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल क्या थे, जनक थे किसके, अनुवांशिकी के। ये बहुत ही अच्छे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कई प्रयोग करे, और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि इन्होंने जो प्रयोग करे उनके जो निष्कर्ष निकले वो इतने सफल थे, परंतु इनको वो क्या कहते हैं कि इनको वो क्रेडिट नहीं मिला, या फिर इनको जो है इतनी प्रोत्साहन नहीं मिला इनको अपने काम का। क्यों नहीं मिला, क्या कारण थे, वो भी हम आगे देखते हैं। तो ये कौन से वैज्ञानिक हैं, ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल। तो पहले बात करते हैं, तो हेडिंग डालेंगे मेंडलिज्म। ठीक है, आपकी दूसरी हेडिंग है, पिछली हेडिंग थी आपकी भूमिका या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो आज की हेडिंग है अपने पास मेंडलिज्म। तो पहले हम बात करते हैं परिभाषा। अब मेंडलिज्म एक्चुअली में है क्या, असल में क्या है, तो मेंडलिज्म क्या है, मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग। ठीक है, मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग। ठीक है, और उसके द्वारा बताई गई अनुवांशिकी प्रक्रिया का तंत्र, अनुवांशिकी की कैसे जो है लक्षण जनक से संतान में जाते हैं वह, तथा उसके द्वारा बताए गए सिद्धांत, ये क्या कहला गए थे, मेंडलिज्म कहलाए गए थे। तो अनुवांशिकी पर मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग, ठीक है, अनुवांशिकता प्रक्रिया का तंत्र तथा सिद्धांतों का निर्माण ही क्या कहलाया जाता है, मेंडलिज्म कहलाया जाता है। ठीक है, एक नंबर का सवाल आता है मेंडलिज्म क्या होता है, तो मेंडलिज्म के अंदर ये 3 पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल के बारे में हमें कुछ जानना जरूरी है, नीट के हिसाब से जानना बहुत जरूरी है। तो ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल जो थे उनका जन्म क्या हुआ था, जन्म 1822 में हुआ था। कब हुआ था, 1822 में ऑस्ट्रिया नाम के देश में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया नाम के देश के अंदर उनका जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, बात करते हैं उनकी मृत्यु की। मृत्यु जो हुई थी उनकी हुई थी 1884 में, 1884 में। और किस कारणवश हुई थी, अपने जो शरीर में अंग होता है गुर्दे यानी किडनी, उसकी एक बीमारी से हुई थी जिसको बोला जाता है ब्राइट डिजीज। क्या बोला करते हैं, ब्राइट डिजीज। तो उस कारणवश जो थी उनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं बच्चों, उन्होंने जो प्रयोग करे थे वो कितने साल के लिए किए थे, 7 साल के लिए। क्वेश्चन आ चुका है बच्चों कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो कितने साल के लिए किए थे, 7 साल के लिए थे। और कब से कब तक करे थे, 1856 से लेकर 1863 तक। इन्होंने जो प्रयोग किए थे 7 साल तक किए थे, 1856 से लेकर 1863 तक। और किस पौधे पे किए थे, किस पौधे पे किए थे, तो उस पौधे का नाम क्या है, उद्यान मटर। शब्द ध्यान रखना, उद्यान मटर, खाली मटर नहीं, उद्यान मटर। क्योंकि मटर भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है जंगली मटर और एक होता है उद्यान मटर। तो इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे, उद्यान मटर पे। किस पे किए थे, उद्यान मटर पे किए थे, जिसको साइंटिफिक नेम, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज, इन्होंने जो प्रयोग किए थे इन्होंने इन प्रयोगों को एक पत्रिका में छपाया था। उस पत्रिका का नाम क्या था, नेचर ऑफ शेंडरवेरिन।
उस पत्रिका का नाम क्या था? नेचर ऑफ शेंडर वेरे। ठीक है, पर बच्चों हुआ क्या, कोई भी वैज्ञानिक इनके प्रयोगों को समझ ही नहीं पाया और इनको वो प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। इसी वजह से ठीक है 1884 में इनकी मृत्यु हो गई, पर तब भी इनके कार्य को कोई जान नहीं पाया और प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिख रखा है कि इनका जन्म हुआ 1822 ऑस्ट्रिया में, 1884 में इनकी मृत्यु हुई ब्राइट डिजीज से, जो कि गुर्दे का एक विकार है। प्रयोग जो किया था उसका समय था 1856 से 1863, यानी 7 वर्ष तक। तो एक बात बताओ, 1856 से 1863 जो है ये कौन सी सदी में हुआ? 19वीं सदी में। ठीक है, 19वीं सदी में हुआ। और इस पे बच्चों क्वेश्चन आ चुका है कि मेंडल ने अपने प्रयोग कब किए थे, तो वो 19वीं सदी में किए थे। किस पे किया था? उद्यान मटर पे। ये भी सवाल आ चुका है। आपके जो ऑप्शन थे उनमें क्या क्या लिखा था? उद्यान मटर लिखा था, गाय मटर लिखा था, जंगली मटर लिखा था, तो क्या लिखा था? तो आंसर क्या था? उद्यान मटर उसका आंसर होता। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में पाइसम सटाइमम बोलते हैं, फिर पीसम सतीमम। तो प्रकाशन था वो 1865 में कराया था, साल याद करना जरूरी नहीं, लेकिन किस में कराया था? नेचर फॉर शेंडर वेरिन। इस पे भी सवाल आपका आ चुका है। ठीक है, फिर लेकिन उन्हें अपने काम के लिए कभी भी सराहना नहीं मिली। ठीक है, और कोई भी उन्हें समझ नहीं पाया, कभी सराहना नहीं मिली और कोई उन्हें समझ नहीं पाया। इसलिए 1884 में उनके काम के लिए कोई श्रेय प्राप्त किए बिना ही उनकी मृत्यु हुई। तो उनको इस काम का कोई श्रेय नहीं मिल पाया और उनकी मृत्यु 1884 में हो चुकी थी। पर उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनको किसी कहीं से प्रोत्साहन नहीं मिला। फिर भी हमारे इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। अब हुआ क्या बच्चों, उनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु 1884 में। मृत्यु के 16 साल बाद 3 वैज्ञानिक आए। क्या है? 3 वैज्ञानिक आए। ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने स्वतंत्र रूप से, ठीक है, मिलके काम नहीं किया था, स्वतंत्र रूप से इन्होंने प्रयोग करे। ठीक है, और ये जाना कि जो मेंडल ने प्रयोग किए थे वो वाकई में बहुत ही कारगर थे और उनके जो निष्कर्ष निकले थे वो इतने कारगर थे कि बहुत ही एक नई जो थी हमारे जीव विज्ञान के अंदर एक नई फील्ड ही उन्होंने जो है ईजाद कर दी थी। ठीक है, तो इन्होंने स्वतंत्र रूप से काम किया और मेंडल के प्रयोगों का अध्ययन किया। ठीक है, तो ये जो 3 वैज्ञानिक थे कौन कौन थे, नाम याद रखना, तीनों पे सवाल बन चुका है कि कौन कौन थे। पहले थे कार्ल कोरेंस। कौन थे? कार्ल कोरेंस। ये जो वैज्ञानिक थे ये जर्मनी के थे और इन्होंने किस पौधे पे काम किया? मक्का पौधे पे। ठीक है, दूसरे थे ह्यूगो डी विरीज। कौन थे? ह्यूगो डी विरीज। इन्होंने किस पे काम किया? इवनिंग प्राइमरोज पे। और जो तीसरे थे एरिच वॉन टेशमार्क, उन्होंने कई अलग अलग फूलों पे काम किया। ठीक है, बात यह है कि तीनों स्वतंत्र रूप से काम करे, एक साथ मिलके काम नहीं किया। ये अलग देश के थे, ये अलग देश के थे, ये अलग देश के थे, तीनों ने अलग अलग रूप से काम किया। और क्या किया? तीनों वैज्ञानिक स्वतंत्र और मेंडल की अभिधारणा को फिर से खोजा और तथा आगे उसको और लेकर गए। ठीक है, तो ये थी मेंडल प्रयोग की पुनर्खोज। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेंडल के नतीजे छुपे क्यों रहे। ऐसा क्या कारण था कि मेंडल के नतीजे जो थे लोगों को समझ नहीं आए या छुपे रहे? तो उसका जो मुख्य कारण था, आप सभी जानते हैं आज हमारे पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है। हम क्या करते हैं, आज यहाँ से मैसेज लिखा 10,000 लोगों को पहुंच जाता है, 1 लाख 1 करोड़ लोगों को वो संदेश पहुंच जाते हैं। उस समय जो था ये जो आपके जो संदेश दूरसंचार माध्यम है ये पर्याप्त नहीं थे। क्या नहीं थे? पर्याप्त नहीं थे। दूसरी चीज, उसी वक्त क्या थे, एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डार्विन। क्या नाम था जिनका? डार्विन। तो ये जो डार्विन जो वैज्ञानिक थे इन्होंने जो थी अपनी एक पुस्तिका जो थी उसका विमोचन किया था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो जितने भी वैज्ञानिक थे डार्विन की पुस्तक का ही अध्ययन करने में जो थे लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने मेंडल की जो प्रयोग थे उन पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात करें तो जो मेंडल के प्रयोग थे ना वो बच्चों वक्त से बहुत आगे थे, वो वक्त से आगे का आदमी था। ठीक है, दूर की सोचता था, फ्यूचर की सोचता था, तो वक्त के बहुत ही ज़्यादा आगे थे। और साथ ही साथ जो मेंडल थे उन्होंने किस पे काम किया था? उद्यान मटर पे। उद्यान मटर के साथ ही साथ उन्होंने एक और पौधे पे काम किया था जिसे हम बोलते हैं हिरेसियम। किस पे काम किया था? हिरेसियम। और जो मेंडल थे वो हिरेसियम पे अपने जो प्रयोग उन्होंने उद्यान मटर पे किए थे उन्हीं के जो निष्कर्ष निकले थे इस पर निष्कर्ष निकालने में असफल रहे थे। मतलब इस पे वो निष्कर्ष जो है सही नहीं बैठ रहे थे। और जो सबसे जरूरी कारण था कि मेंडल के नतीजे क्यों छुपे रहे, जो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत कठिन होती है, वो होती है गणित।
तो मेंडल ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा गणित का इस्तेमाल किया था, बहुत ज़्यादा गणित का इस्तेमाल किया था, और इस गणित को समझना जीव वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं थी। इसीलिए मेनली क्या था कि जो अपने जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे वो इतनी कठिन गणित को समझ नहीं पाए। ठीक है, तो ये कुछ 5 कारण थे मेंडल के नतीजे क्यों छुपे रहे। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करने से पहले 2 शब्द और जरूरी है सीखना। एक होता है शुद्ध प्रजनन सम, एक होता है तर्दुप प्रजनन सम। क्या बोलते हैं, प्योर ब्रीडिंग लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ठीक है, दूसरा शब्द है आपका संकर। शंकर नहीं है, संकर। संकर बोले तो हाइब्रिड। आसान भाषा में शुद्ध प्रजनन या त्रिद्रुप प्रजनन का मतलब होता है समयुग्मनज स्थिति, यानी कि दोनों अलील के हैं सेम है, या तो ये स्थिति है या फिर ये स्थिति है। तो होता क्या है, जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, स्वयं परागण कराया जाता है। बहुत ही पीढ़ी तक उनके अंदर स्वयं परागण कराया जाता है, ताकि क्या होता है, समयुग्मनुज की स्थिति जो है बन सके। क्या हो सके, समयुग्मनुज की स्थिति बन सके। और ऐसे ही जो पौधों के ये जो जोड़े होते हैं या पौधे का जो समूह होता है, इनको क्या बोलते हैं, शुद्ध प्रजनन सम या तर्दुप प्रजनन सम। तो हुआ क्या, पौधों का एक समूह था, उनमें क्या करा, स्वयं परागण कराते गए ताकि क्या हो, हमारे पास समयुग्मनुज की स्थिति जो है सामने आ जाए। ठीक है, वही बात करें संकर। संकर जो आसान भाषा में इसको बोलेंगे विश्व युग्मनुज या फिर हेटेरोजाइगस, यानी दोनों अलील जो है अलग अलग है। तो संकर का मतलब क्या है, जो 2 अलील हैं, ठीक है, ये जीन के जो दोनों अलील हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, इस उदाहरण के तहत दोनों के दोनों अलील क्या है, अलग अलग है। इसको क्या बोलते हैं, संकर बोला करते हैं। तो संकर मतलब हाइब्रिड। ठीक है, शुद्ध त्रिदुप यानी कि प्योर या ट्रू, माने समयुग्मनुज यानी होमोजाइगस, यानी दोनों अलील क्या होंगे, समान होंगे, या तो ये होगा या ये होगा। और संकर या हाइब्रिड का मतलब है विश्व युग्मनुज या हेटेरोजाइगस, यानी दोनों अलील अलग अलग है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, जरूरी ये था सीखना। अब बात करते हैं मेंडल की सफलता। इससे पहले क्या जो था हमने पढ़ा, वो छुपे क्यों रहे, पर छुपे रहे लेकिन थे तो क्या सफल प्रयोग थे, सफल निष्कर्ष थे। तो सफलता का कारण क्या था, ठीक है, तो सफलता का कारण बच्चों ये था कि उन्होंने जो पौधा लिया था, ठीक है, उन्होंने जो पौधा लिया था उद्यान मटर, उसमें कई सारी विशेषताएं थी। और वो विशेषताएं क्या थी, आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि जो उन्होंने पौधा लिया था उद्यान मटर, उसमें कई सारी विशेषताएं थी। साथ ही साथ वो जो पौधा था उसमें जब उन्होंने प्रयोग किया तो खाली 1 या 2 ही लक्षणों को एक समय पर 1 या 2 ही लक्षणों को जो था अध्ययन करा। तीसरी चीज तो थी, उन्होंने क्या करा, इस सब का जो भी अध्ययन ये कर रहे थे, जो भी ये अध्ययन कर रहे थे, उसका एक रिकॉर्ड बना के रखा। क्या बना के रखा, रिकॉर्ड बना के रखा। और साथ ही साथ जो उन्होंने जनक लिए थे, ठीक है, जो इन्होंने जनक लिए थे वो किसके थे, शुद्ध प्रजनन सम के थे या फिर त्रिदुप प्रजनन सम के थे। यानी वो दोनों के दोनों कैसे थे, समयुग्मनुज थे, या फिर दोनों लील सेम थे, उनके दोनों लील समान थे यानी उनके। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि मेंडल ने एक समय पे 1 या 2 वर्णों की विरासत को ही, 1 या 2 लक्षण बोल सकते हैं पर इसको, 1 या 2 लक्षण की विरासत को ही अध्ययन किया। उन्होंने सभी प्रयोगों का एक सांख्यिकी रिकॉर्ड बना के रखा, बहुत जरूरी चीज। मेंडल ने जो जनक लिए थे वे शुद्ध प्रजनन के थे, शुद्ध प्रजनन या तर्दुप प्रजनन सम के थे। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये जनक थे, ये दोनों के दोनों क्या थे, शुद्ध तो थे ही थे, साथ ही साथ जो इनके लक्षण थे वो किस में भिन्न थे, विपरीत विशेषक के अंदर भिन्न थे। जो जो जनक थे किसके अंदर भिन्न थे, विपरीत विशेषक, यानी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के अंदर या विशेषक के अंदर, या फिर विपरीत जो लक्षण होते हैं कि लंबा है या छोटा है, और जो फूल का रंग है वो बैंगनी है या सफेद है। तो विपरीत जो थे इसके लक्षण थे, तो शुद्ध भी थे और विपरीत लक्षण भी दिखे जाते थे। साथ ही साथ उसने चुने उद्यान मटर, जिसके बहुत सारे फायदे थे। ठीक है, अब फायदे क्या थे वो आगे पढ़ते अपन। ठीक है, अब उद्यान मटर के क्या फायदे थे। तो बच्चों जो उद्यान मटर का पौधा था वो क्या था, पूरे साल जो था उगता था, यानी कि वो एक वार्षिक पौधा था। साथ ही साथ जो एक पौधा होता था उसकी जो उसका जो जनन चक्र होता था वो बहुत छोटा होता था, यानी 2 से 3 महीने का होता था। कितने महीने का होता था, 2 से 3 महीने का होता था। तो इससे क्या होता था, जो 2 से 3 महीने हर 2 से 3 महीने में हमको नई नई पौधे की जो थी पौधे से नई नई संतानों की प्राप्ति होती थी। तो फटाफट संतानों की प्राप्ति होती रहती थी, तो कम समय में प्रयोग करना आसान था। दूसरी चीज जो थी, उसके अंदर स्वयं परागण करना संभव था। ठीक है, तो नेचुरली यानी
प्राकृतिक रूप से ही, क्या प्राकृतिक रूप से ही उसमें स्वपरागण कराया जा सकता है। साथ ही साथ उसमें क्या कराया जा सकता था, कृत्रिम रूप से पर परागण भी कराया जा सकता था। ठीक है, क्या कराया जा सकता था, पर परागण भी कराया जा सकता था कृत्रिम रूप से, और प्राकृतिक रूप से उसमें क्या मौजूद था, स्वपरागण जो था मौजूद था। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर क्या थे कुछ, ठीक है, बहुत सारे लक्षण थे। ठीक है, और उन लक्षण के बहुत सारे क्या थे, विपरीतार्थ विशेषक थे। तो उन्होंने ऐसे 7 लक्षणों को चुना। ठीक है, कुल कितने लक्षणों को चुना, 7 लक्षणों को चुना, जो कि आपस में क्या थे, जिनके बहुत से विपरीत विशेषक थे। ठीक है, साथ ही साथ जो उद्यान मटर था उसके जो बीज थे वो बहुत बड़े थे, तो उनका अध्ययन करना बहुत आसान था, और साथ ही साथ इसको जो बोना और या इसको उगाना बहुत ही आसान था। ठीक है, तो क्या क्या विशेषता थी, क्या क्या फायदे थे मटर के, तो मटर जो पौधा था वो वार्षिक पौधा था। ठीक है, साल भर उगता था। इसका जो 2 से 3 महीने का छोटा जीवन चक्र होता था, इसीलिए कम समय में बड़ी संख्या में संतानों का विश्लेषण किया जा सकता है। तीसरी विशेषता, प्राकृतिक स्वपरागण। प्राकृतिक स्वपरागण मौजूद है। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल। ठीक है, इसमें कृत्रिम रूप से परपरागण किया जा सकता था। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। ठीक है, ये प्रकृति नहीं कर रही है, हम अपनी मर्जी से करवा रहे हैं, इसको बोलते हैं कृत्रिम। फिर खेती करने में आसान था, मटर के बीज बड़े होते थे, और जो सबसे जरूरी है इसमें कई विपरीत लक्षण थे। जो इसमें जो लक्षण होने चाहिए जो चुने थे उसमें कई तरह के विपरीत लक्षण थे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि हमने बोला कि मेंडल ने उद्यान मटर जो जो चुना था, क्यों चुना था, क्योंकि उसमें कई सारे लक्षण थे और उन लक्षणों के कई सारे विपरीत लक्षण थे। तो उन्होंने क्या किया, कुल शब्द पे ध्यान देना, कुल। इसके पहले मैंने क्या लिखवाया था आपको कि उसने एक समय पर 1 या 2 ही लक्षणों को अध्ययन किया था। मतलब क्या है इस चीज का, कुल का मतलब क्या है कि उस पूरे पौधे में उसने 7 लक्षणों को चुना जिन पे वो अध्ययन करना चाहता था। कितने लक्षणों को चुना, 7 लक्षणों को चुना जिनका वो अध्ययन करना चाहता। परंतु तो इसके पहले हमने लिखा था, वो क्या लिखा था, एक समय पे या तो उसने क्या करा, एक लक्षण को अध्ययन किया, यानी कि बचे हुए जो 6 लक्षण थे वो क्या थे, समान थे, और जो एक लक्षण था उसी के अंदर जो नर और मादा थे उसी के अंदर जो है असमान थे। जो नर मादा था वो सिर्फ एक लक्षण के अंदर ही असमान थे। ठीक है, और इसके अलावा हमने क्या लिखा था, या फिर उसने एक समय पे क्या किया था, 2 लक्षणों का अध्ययन किया था, यानी कि जो नर और मादा है वो 2 लक्षणों के लिए असमान थे, और बाकी के बचे के 5 जो लक्षण थे वो समान थे, दोनों के दोनों नर और मादा। तो ये दोनों चीजों का मतलब है। तो कुल कितने लक्षणों का अध्ययन किया, 7 लक्षणों का अध्ययन किया, परंतु एक समय पे कितने लक्षण को अध्ययन किया, 1 या 2 का। कुल कितने थे, 7 थे, पर एक समय पे 1 या 2 पे ही किया था। अब हमने पहली कक्षा में पढ़ा था कि एक जो जीन होता है, एक जोड़ा जीन क्या निर्धारित करता है, एक लक्षण को। ठीक है, एक जोड़ा जीन क्या निर्धारित करता है, एक लक्षण को। एक लक्षण के कितने विपरीत विशेषक होते हैं, 2 विपरीत विशेषक होते हैं, और इनको कौन निर्धारित करता है, 2 विपरीत एलील जो है। ठीक है, मेन बात यह है कि एक लक्षण के 2 विपरीत विशेषक होते हैं। तो यहाँ पे कितने लक्षण है, 7 लक्षण है, तो उनके कितने विपरीत विशेषक हो गए, 14। ठीक है, तो यानी 14 उसके विपरीत विशेषक या विपरीत लक्षण हो गए। तो अब इस 14 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 7 का जोड़ा। ठीक है, 7 का जोड़ा ही, 14 को मैं 7 का जोड़ा भी लिख सकता हूँ। तो ये है कि उन्होंने कुल 7 लक्षण चुने, यानी जिनके 14 विपरीत विशेषक थे, जिनको हम क्या लिख सकते हैं, 7 विपरीत विशेषक की जोड़ी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो कुल 7 लक्षण थे, ये लक्षण क्या क्या थे। ठीक है, ये लक्षण क्या क्या थे, मान लो ये आपका पौधा है। ठीक है, ठीक है, एक लक्षण क्या था, इस पौधे की लंबाई। ठीक है, एक लक्षण क्या था, पौधे की लंबाई। अब इस पौधे पे क्या होंगे, क्या लगे होंगे, फूल लगे होंगे। तो एक लक्षण क्या था, ठीक है, एक तो क्या था, पौधे की लंबाई। दूसरा लक्षण क्या था कि फूलों की स्थिति। तीसरा लक्षण क्या था, इस पौधे पे क्या लगी थी, फली लगी थी, तो फली का आकार क्या है, ये एक लक्षण था। चौथी थी, इस फली का रंग क्या है, इस फली का रंग क्या है, फली का रंग क्या है। पांचवा था, इस फली में क्या होंगे, बीज होंगे।
तो इन मटरों, जो मटर है या बीज है, इन बीज का आकार क्या है, ठीक है। साथ ही साथ ये बीजों का रंग क्या है, बीजों का रंग क्या है। और आखिरी चीज, जो जमीन पे गिरे फूल हैं, ठीक है, ये जमीन पे गिरे फूल है, इनका रंग क्या है, ठीक है। ये इसी सीक्वेंस में इसी तरह से याद रखना। पौधे की लंबाई, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग और फूल का रंग। ये 7 लक्षण जो थे हमारे जो वैज्ञानिक थे मेंडल ने उन्होंने चुने थे। कितने थे? 7 लक्षण, ठीक है बच्चों। इसी पे एक सवाल आ जाता है, कितने लक्षण चुने थे, उन लक्षणों के क्या क्या नाम थे। तो इस पे भी सवाल, एक आसान सा सवाल बन जाता है, ठीक है। तो मेंडल ने कुल 7 लक्षण का अध्ययन किया। हर एक लक्षण के कितने विपरीत लक्षण होते हैं? 2 होते हैं। तो 7 के कितने हुए? 14। और इन 14 को हम 7 का जोड़ा भी लिख सकते हैं। अब इनको और समझते हैं। तो ये एक टेबल है जहाँ पे जो मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे उनको हमने और समझा रखा है। तो क्या क्या लक्षण थे? पहली बात तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7 लक्षण, ठीक है। 7 लक्षण हो गए। अब 7 लक्षण कौन कौन से हैं? पहला, पौधे की लंबाई, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग और फूल का रंग, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना ही चाहिए। क्यों याद रखना भी आगे समझ में आएगा। तो अब हमारे पास क्या थे? लक्षण थे। अब लक्षण के क्या होते हैं? विपरीत विशेषक होते हैं। तो कुछ जो विशेषक होते हैं वो प्रभावी होते हैं और कुछ होते हैं अप्रभावी। प्रभावी कौन होते हैं? जो अपना प्रभाव छोड़ेंगे और दूसरे के प्रभाव को कम करेंगे, यानी उन्हीं का प्रभाव दिखेगा। और अप्रभावी क्या होते हैं? जिनका जो प्रभाव है वो छुप जाता है, उनका कोई प्रभाव दिखता नहीं, ठीक है। तो एक हो गया प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है। बात करते हैं पौधे की लंबाई। तो पौधे की लंबाई की का जो लक्षण है उसका क्या विशेषक है? या तो पौधा क्या होगा? लंबा होगा, लंबा होगा या बौना होगा। पौधा क्या होगा? लंबा होगा या बौना होगा। बात करते हैं फूल की स्थिति। फूल की, अब ये आपका पौधा है, या तो फूल क्या होंगे? यहाँ लगे होंगे, यहाँ लगे होंगे, या फिर शीर्ष पे लगे होंगे, ठीक है। यहाँ लगे होंगे, यहाँ लगे होंगे, ठीक है। ये क्या है? अक्षीय, अक्षीय, ठीक है। तो अक्षीय फूलों की स्थिति क्या होती है? प्रभावी। और शीर्षीय फूलों की स्थिति क्या होती है? अप्रभावी होता है। बात करते हैं हम फली का आकार। फली कैसी है? फूली हुई या फिर सिकड़ी हुई है, ठीक है। आपने मटर खाया होगा, तो अच्छे मटर होते हैं वो क्या होते हैं? फूले फूले होते हैं, और वही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और सिकड़े हुए मटर जो होते हैं कम कम होते हैं और उनको खाने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। फिर फली का रंग। अब जो फली का रंग होता है, या तो वो क्या होगा या तो क्या होगा? वो हरा होगा। जो हमने मटर देखे तो उसकी फली कौन से रंग की होती है? हरे रंग की होती है। कभी पीली देखी क्या? नहीं देखी। क्यों? क्योंकि वो अप्रभावी होती है। ज़्यादातर मटर की फली का रंग क्या होता है? हरा होता है, ठीक है, हरा होता है। ये जरूरी है, अभी एक और चीज़ से याद कराएंगे हम, ठीक है। बात करें पीला, ठीक है। जो अप्रभावी होता है, अप्रभावी फली कैसी होती है? पीली होती है। कैसी होती है वो? पीली होती है। आगे बात समझ में। फली का रंग क्या होता है? प्रभावी, जो उसका फली का रंग जो लक्षण है उसका प्रभावी विशेषक क्या होता है? हरा। और अप्रभावी विशेषक क्या होता है? पीला, ठीक है। आगे बात करते हैं, बीज के रंग की बात करते हैं, ठीक है। बीज के आकार की बात करते हैं। तो जो प्रभावी बीज के आकार का जो लक्षण है वो क्या होगा? गोल होना। कैसे होगी? वो बिल्कुल गोल होगी, ठीक है, जो है गोल होगी। और अप्रभावी क्या होगा? झुर्रीदार होना, ठीक है, ऐसी होगी, चिकड़ी सी होगी, झुर्रीदार जो है बीज होगा उसका, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं जरूरी बीज का, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था? फली का रंग। अब हम पढ़ रहे हैं बीज का रंग। तो इसको याद करने का क्या है? हम देखते क्या है? फली, हम जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो मटर देखते हैं। मटर की फली कौन से रंग की होती है? हरे रंग की। तो हमको क्या याद रखना है? हमको याद रखना है फली का रंग। तो फली का रंग जो प्रभावी होता है वो होता है हरा, और अप्रभावी होता है पीला। और जो बीज होता है उसमें जैसे इसका क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो इसके अंदर जो प्रभावी होता है, ठीक है, वो क्या होता है? पीला होता है। यानी जो प्रभावी विशेषक है वो क्या होगा? पीला होगा, ठीक है। और जो अप्रभावी होगा, ठीक है, अप्रभावी कैसा होगा? हरा होगा। तो जस्ट इसका उल्टा है, ध्यान रखना। तो हमको किससे याद रखना है? हमको फली के रंग से याद रखना है कि फली का रंग हम ज़्यादातर हरा देखते हैं, यानी हरा क्या है? प्रभावी है, और जो पीला है वो अप्रभावी है। और बीज का रंग जस्ट उसका उल्टा होगा, प्रभावी जो होगा वो पीला होगा और अप्रभावी क्या होगा? हरा होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं फूलों के रंग की। तो फूलों के रंग के अंदर जो प्रभावी होगा, ठीक है, फूलों के अंदर रंग जो होगा प्रभावी होगा वो क्या होगा? बैंगनी। तो बैंगनी जो फूल है वो कैसा होगा? ठीक है।
जो फूलों के रंग का जो प्रभावी विशेषक है वो क्या होगा, बैंगनी, यानी बैंगनी जो फूल होंगे वो क्या होंगे, प्रभावी होंगे। साथ ही साथ जो सफेद फूल होंगे वो क्या होगा, अप्रभावी विशेषक। जो सफेद फूल होंगे वो क्या होगा, अप्रभावी विशेषक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पौधे की लंबाई, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग। ठीक है, पौधे की लंबाई की बात करें तो लंबा और बौना, प्रभावी क्या है लंबा, अप्रभावी क्या है बौना। फूल की स्थिति की बात करें, प्रभावी क्या है अक्षीय, अप्रभावी क्या है शीर्षीय। फली के आकार की बात करें तो फूला हुआ या फिर सिकुड़ा हुआ, फूला हुआ क्या है प्रभावी, सिकुड़ा हुआ क्या है अप्रभावी है। ठीक है, फली का रंग बात करें हरा और पीला, हरा क्या है प्रभावी, पीला क्या है अप्रभावी। बीज के आकार की बात करें तो गोल और झुर्रीदार, गोल क्या है प्रभावी, झुर्रीदार क्या है अप्रभावी। बीज के रंग की बात करें तो पीला है प्रभावी, हरा है अप्रभावी। और फूल के रंग की बात करें तो बैंगनी और सफेद। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको कहा था इसको इसी सीक्वेंस में याद करना, वो क्यों कहा था अब ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कौन से गुण सूत्र पे है। हमने क्या शुरू में क्या पढ़ा था कि जीन जो होते हैं क्या होता है, डीएनए का ही एक हिस्सा होता है, और डीएनए का जो क्या होता है, डीएनए का हिस्सा होता है, और कहाँ स्थित होता है, गुण सूत्रों पे। और जो लक्षण होते हैं उनको कौन निर्धारित करता है, जीन ही निर्धारित कर रहा होता है। अब ये जो लक्षण इनको कोई ना कोई जीन निर्धारित कर रहा होगा, और तो वो जीन कहाँ स्थित है, कौन से गुण सूत्र पे स्थित है, वो याद करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा था। तो बच्चों जो शुरू के जो 3 हैं, ठीक है, ये शुरू के जो 3 हैं, यानी कि पौधे की लंबाई, ठीक है, पौधे की लंबाई, दूसरी चीज फली का आकार और पुष्प की स्थिति, ये तीनों के तीनों कौन से गुणसूत्र पे होते हैं, ये गुणसूत्र नंबर 4 पे होते हैं। कौन से गुणसूत्र पे होते हैं, गुणसूत्र नंबर 4 पे होते हैं। बात करें फली के रंग की और बीज के आकार की, ठीक है, तो जो फली के रंग, जो फली का रंग होता है वो किस पे होता है, 5वें पे होता है, और ये 7वें पे होता है, 7वें गुणसूत्र पे होता है, गुणसूत्र नंबर 7वें पे होता है। और जो बाद के 2 हैं, यानी बीज का रंग और फूल का रंग, ये दोनों कौन से गुणसूत्र पे, पहले गुणसूत्र पे। कौन से गुणसूत्र पे, पहले गुणसूत्र पे। तो ये टेबल आपको सबको समझ में आ गई। हमने क्या देखा, 7 लक्षण है, लक्षण कौन कौन से हैं, उनमें प्रभावी कौन है, अप्रभावी कौन है, और ये कौन से गुणसूत्र पे स्थित है, ये हमने क्या पढ़ा, इस टेबल में पढ़ा। आगे चलते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो अप्रभावी जो हमारे बीज का आकार होता है उसमें प्रभावी तो क्या होता है, गोल, और अप्रभावी क्या होता है, झुर्रीदार बीज। क्या होता है, झुर्रीदार बीज। ठीक है, अब इस झुर्रीदार बीज का क्या कारण होता है, तो इसका कारण ये होता है कि इसमें एक एंजाइम होता है, ठीक है, स्टार्च समिश्रण एंजाइम, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, स्टार्च समिश्रण एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम जो होता है, जो आपकी फ्री शुगर जो आपके फ्री शुगर होती है, फ्री शुगर क्या और क्या बोलते हैं अपन, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, तो फ्री शुगर यानी ग्लूकोज, जो आपका ग्लूकोज से क्या बनता है, स्टार्च बनता है। तो जो आपके स्टार्च को समिश्रित करता है, ठीक है, ग्लूकोज को समिश्रित करके स्टार्च बनाता है, उसी एंजाइम को क्या बोलते हैं, स्टार्च समिश्रण एंजाइम। अब बताओ बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, आपका स्टार्च बन रहा है। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, स्टार्च बन रहा है। अब मान लो ये जो एंजाइम है ये हो गया कम, ठीक है, ग्लूकोज से स्टार्च बन रहा है, ठीक है, और जो एंजाइम बना रहा है वो क्या है, ये स्टार्च समिश्रण एंजाइम। अब मान लो ये होगा एंजाइम कम, तो स्टार्च क्या बनेगा, ज़्यादा, ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा, कम बनेगा, क्यों, बन नहीं पा रहा है। और ये जो ग्लूकोज है, फ्री शुगर है, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये समिश्रित नहीं होगी, स्टार्च नहीं बना पा रहा, तो ये और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो स्टार्च होगा कम, ग्लूकोज बढ़ेगा, और जो एंजाइम होगा कम होगा। इन तीनों पर एक सवाल पूछा गया आपके नीट में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गई आपके झुर्रीदार बीज की बात होगी। अब जो सबसे जरूरी बात, हमारे जो वैज्ञानिक थे वो थे ब्लिक्स्ट। ब्लिक्स्ट ने क्या किया था, क्या क्या वैज्ञानिक थे, ब्लिक्स्ट। इस जो ब्लिक्स्ट नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या करा, मेंडल के जो प्रयोग थे उनका अध्ययन किया, और पाया कि जो मेंडल ने जो लक्षण जो थे जिनका अध्ययन किया था, उन लक्षणों के जो जीन थे वो कहाँ स्थित है। तो जो हमने वो टेबल में लास्ट में पढ़ा था, ये जो चीज, ये किसने बताई थी, ब्लिक्स्ट ने बताई, मेंडल ने नहीं बताई, ब्लिक्स्ट ने बताई थी। किसने बताई थी, ये जो चीज थी ब्लिक्स्ट नामक वैज्ञानिक ने बताई। तो ब्लिक्स्ट ने क्या बताया कि 3 जो लक्षण थे, 3 जो लक्षण थे वह कहाँ स्थित थे, गुणसूत्र नंबर 4 पे थे। कहाँ पे स्थित थे, गुणसूत्र नंबर 4 पे थे। एक जो लक्षण था,
कौन सा लक्षण था बच्चों? चौथे पे कौन कौन से थे? पेड़ की लंबाई, पौधे का फूल की स्थिति और हमारे जो फली का आकार था। पांचवे पे कौन सा था? पांचवे पे था गुणसूत्र नंबर पांचवे पे कौन सा था? फली का क्या था? फली का रंग था। सातवें पे क्या था? सातवें पे क्या था? बीज का आकार। सातवें पे क्या था? गुणसूत्र नंबर 7 था। ठीक है, गुणसूत्र नंबर जो 7 था उस पे क्या था? इस पे था बीज का आकार, इस पे क्या था? फली का रंग था, इस पे क्या? पौधे की लंबाई, फूल की स्थिति और फली का आकार। बच्चों बात थी गुणसूत्र नंबर 1 की। गुणसूत्र नंबर 1 की हमने क्या पढ़ा? बीज का रंग और फूल का रंग, ये दोनों के दोनों कौन से गुणसूत्र पे थे? पहले गुणसूत्र पे। कौन कौन से? बीज का रंग और फूल का रंग, यानी कि बीज का रंग और फूल का रंग, ये दोनों के दोनों क्या थे? गुणसूत्र नंबर 1 पे स्थित। पर जो हमारे वैज्ञानिक थे ब्लिक्स्ट, उन्होंने क्या पाया कि यहाँ पे तो क्या था? इस लक्षण का ये जीन है, इस लक्षण का ये जीन है, इस लक्षण का ये जीन है, ये इस लक्षण का जीन है, इस लक्षण का जीन है। उन्होंने क्या पाया? गुणसूत्र पे एक ही जीन था, ये एक ही जीन था, और यही एक जीन जो था, यही एक जो जीन था, ये इन दोनों लक्षणों को निर्धारित कर रहा था। क्या कर रहा था? दोनों लक्षणों को निर्धारित कर रहा था। तो एक तरह से क्या हो गया? अपवाद हो गया। किस चीज का अपवाद हो गया? हमने क्या पढ़ा था? एक जीन जोड़ा, शुरू की इसके पहली वाली कक्षा में पढ़ा था कि एक जीन जोड़ा क्या निर्धारित करता है? एक लक्षण को निर्धारित करता है। ये हमने क्या पढ़ा था? साधारण चीज पढ़ी थी। अब देखो बच्चों, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, इन तीनों सब्जेक्ट में एक चीज बहुत जरूरी है, अपवाद। अपवाद बोले तो एक्सेप्शन। जहां जहां भी होंगे एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, और हर जहां जहां भी कोई भी चीज साधारण होगी वहां अपवाद जरूर आएगा। तो क्या पढ़ने? अपवाद बहुत जरूरी है। तो ये क्या हुआ? इस चीज का अपवाद हुआ। क्यों? किस चीज, कैसे अपवाद है कि, ठीक है, तो सामान्य स्थिति में, ठीक है, सामान्य स्थिति में एक जीन का जोड़ा एक लक्षण को निर्धारित करता है। एक जीन का जोड़ा एक लक्षण को निर्धारित करता है। ठीक है, ऐसी स्थिति जिसमें एक जीन का जोड़ा एक से अधिक लक्षण को जब निर्धारित करता है, ठीक है, एक से अधिक लक्षण को निर्धारित करता है, एक से अधिक लक्षण को निर्धारित करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिज्म। बार बार बोलो, प्लियोट्रोपिज्म। यानी कि एक जीन बहुत सारे लक्षणों को निर्धारित कर रहा है, बहुत सारे लक्षणों को निर्धारित कर रहा है। एक जीन बहुत सारे लक्षणों को निर्धारित कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिज्म। अब पढ़ तो लिया प्लियोट्रोपिज्म। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आगे की एक दो कक्षा के बाद हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लियोट्रोपिज्म क्या है? एक जीन से, ठीक है, एक जीन से बहुत सारे लक्षण निर्धारित हो रहे हैं। और इसका उदाहरण देंगे तो क्या देंगे? यही देंगे, मटर के पौधे का। तो मटर के पौधे का जो फूल का रंग होता है, मटर के पौधे के फूल का जो रंग होता है और बीज का जो रंग होता है, वह दोनों एक ही जीन से निर्धारित होते हैं। और वो जीन कहाँ पे स्थित होता है? गुणसूत्र नंबर 1 पे। और ये किस चीज का उदाहरण है? ये उदाहरण है आपके प्लियोट्रोपिज्म का। ठीक है, प्लियोट्रोपिज्म का जो है उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब ये तो हो गई बात कि मेंडल ने कौन से लक्षण जो इस्तेमाल करे, किन पे अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं अध्ययन किया तो कैसे किया। ठीक है, अब अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये एक साधारण पुष्प की तस्वीर है। इसमें जो हमको जरूरी चीज़ है वो है पुंकेसर। ठीक है, जरूरी चीज़ है हमारे लिए वो है पुंकेसर, जो है वो जरूरी है। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है अंडाशय। तो होता क्या है, यहाँ से पुंकेसर से जो पराग जो है वो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ आते हैं, कहाँ? वृत्तिकाग्र में आते हैं, और यहाँ से जो है नीचे जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो नर और मादा के जो युग्मक हैं वो क्या होता है, आपस में मिलते हैं और क्या बना लेते हैं? युग्मनुज बना लेते हैं। ठीक है, एक साधारण जो है प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जनन वाला जो है पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस
आपको बस इतना से बताना था कि पराग जो होते हैं वो पुंकेसर से अंडाशय में जाते हैं, जहाँ पे नर और मादा तो युग्मक जो है वो युग्मनुज का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जो मटर का पौधा होता है, जो ये मटर का पौधा है आपका, ठीक है, इसमें जो फूल होते हैं, ठीक है, इसमें जो फूल होते हैं ये क्या है, पुंकेसर है, ठीक है, और ये अंडाशय है, और ये पूरा के पूरा क्या है, फूल है। ठीक है। फिर जो फूल होते हैं ये क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल। क्या होता है मतलब बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, नर और मादा दोनों दो जो जनन अंग है वो दोनों एक ही पुष्प पे मौजूद है। ठीक है, ये नर का अंग है और ये मादा का अंग है, ये दोनों के दोनों एक ही पुष्प पे, ये जो तस्वीर थी कि ये तो हो गया नर वाला और ये हो गया मादा वाला, ये दोनों की दोनों क्या है, एक ही पुष्प पे मौजूद है। ठीक है। अब हमको जो मेंडल था उन्होंने क्या कराया, उन्होंने पौधा लिया था उद्यान मटर, उसके जो फूल थे वो तो क्या थे, जो थे उभयलिंगी थे। तो उसने क्या करा, इन दोनों पौधों में कुछ किया, जिससे कुछ पौधे तो क्या बने नर, कुछ पौधे बने मादा। अब बताओ इस फूल को मादा बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पुंकेसर इनको हटाना पड़ेगा। तो इस जो प्रक्रिया थी उसको क्या बोलते थे, नपुंसकीकरण। क्या बोलते थे, नपुंसकीकरण, या फिर इमैस्कुलेशन। क्या बोलते थे, इमैस्कुलेशन। अब ये जो था, ये शब्द पर सवाल आ चुका है कि मेंडल ने जो फूल लिए थे उनको मादा बनाने के लिए जो पुंकेसर निकाल दिए थे, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन या फिर नपुंसकीकरण। तो यानी ये जो फूल बना, ठीक है, ये जो फूल बना, अब इस पे खाली अंडाशय ही है और ये पीछे पत्ती है इसकी। अब बात करते हैं, अब ये जो अंडाशय है इसको क्या हो सकता है, बाहर के जो जो पराग है वो आगे इसका जनन कर सकते हैं। अब इनको रोकने के लिए क्या किया, उसने इसको एक थैले से बांध दिया। क्या करा, थैले से बांध दिया, जिसको क्या नाम दिया था, बैगिंग। ठीक है, बैगिंग, यानी इसने उस फूल को थैले से बांध दिया। ठीक है। तो एक बात बताओ, हमने जब करा नपुंसकीकरण यानी कि उसके जो थे उनके सर जो थे निकाल दिए थे, तो इस फूल के अंदर, ठीक है, इस फूल के अंदर जब हमने उनके सर निकाल दिए तो इस फूल के जो पराग है वो आके जो अंडाशय में नहीं आ सकते। तो इन्होंने क्या रोका, स्वपरागण। क्या रोका, स्वपरागण। तो नपुंसकीकरण से तो क्या रुका, स्वपरागण रुका। और जो बैगिंग थी, जब हमने इसको एक थैले से बांध दिया तो बाहर के पुंकेसर आके इस पे जो थे जनन ना कर पाए, तो इसने क्या रोका, पर परागण रोका। ठीक है। तो सवाल बनता है, एक तो सवाल ये बन गया कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और एक सवाल ऐसा बनता है कि मेंडल ने नपुंसकीकरण किया और बैगिंग करा। ऑप्शन में दिया होता है कि नपुंसकीकरण ने रोका पर परागण को और बैगिंग ने रोका स्वपरागण, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि नपुंसकता ने रोका स्वपरागण और बैगिंग ने रोका पर परागण। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन होता है वो आपका सही होता है, पहला वाला गलत होता है। तो कई बार जो जो सवाल बनते हैं वो आपको शब्दों में घुमाते हैं, इसलिए शब्दों पे जो पढ़ रहे हो ना बच्चों, ऐसे ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, जो शब्द पढ़ रहे हो उन पर ध्यान दो, शब्द ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। तो ये तो गई मादा फूल की बात। अब नर फूल को, अब फूल को नर बनाना तो क्या करा, उसका अंडाशय निकाल दिया, उसमें खाली पुंकेसर बचा। अब इसमें ना तो इसको थैले से कवर करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि ये अकेला कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ से जो उनको परागण मिले, ठीक है, यहाँ से जो पराग मिले वो उन परागों को इस मादा वाले फूल के अंडाशय पे उन्होंने रखा और उससे क्या बना, युग्मक बना, और युग्मक से क्या बने, बीज बने। क्या बना, पहले युग्मनुज बना, फिर बने बीज। और जब उन्होंने इस बीज को बोया उससे जो पौधे उगे उसको उसने क्या नाम दिया, F1 पीढ़ी। ठीक है, अंग्रेजी में ही लिखेंगे इसको, F1 पीढ़ी। क्या नाम दिया, F1 पीढ़ी। अब जो F1 पीढ़ी के पौधे थे बच्चों, जो उसने इस तरीके से बनाए थे F1, उसमें उसने क्या कराया, स्वपरागण कराया। क्या कराया, स्वपरागण कराया। ठीक है, अब स्वपरागण कराया, फिर वापस वही चीज, युग्मनुज बना, बीज बने, नए पौधे बने, और इससे जो नए पौधे बने उसको क्या नाम दिया, F2 पीढ़ी। क्या नाम दिया, F2 पीढ़ी नाम दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी को वापस देखते हैं कि मटर के पौधे के फूल क्या थे, उभयलिंगी थे, यानी बाइसेक्सुअल थे, यानी उसमें दोनों जनन अंग थे। ठीक है, उसने उन उभयलिंगी को या तो क्या नर में बदला या फिर मादा में बदला।
मादा फूल में बदलने के लिए उसने क्या करा, नपुंसकीकरण किया या फिर पुंसत्व हरण यानी इमैस्कुलेशन करा, जिसपे कि एक सवाल बन चुका है। इसमें क्या होता था, किशोर अवस्था में, कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में पुंकेसर हटा दिए जाते थे तथा ये क्या रोकता था, स्वयं परागण को रोकता था। दूसरी जो प्रक्रिया थी उसने क्या इस्तेमाल करी, बैगिंग की। उसमें क्या होता, हम फूलों को बैग से ढक देते थे, ठीक है। ये क्या रोकता था, आपका पर परागण को रोकता था, यानी क्रॉस पॉलिनेशन को रोकता था। जो नर फूल थे उसके अंदर फूल से अंडाशय को हटा दिया जाता था। किसको हटा दिया जाता था, अंडाशय को हटा दिया जाता था। फिर क्या होता था, नर, ठीक है, जो नर पौधे से, जो हमारे ये नर पौधे से नर फूल से मादा फूल में हम क्या करते थे, नर पौधों से एकत्रित परिपक्व पराग को मादा फूल पर फैला दिया जाता था और बीज, उससे क्या बनते थे, बीज। इन बीजों से जो उगाए गए पौधे होते थे उनको F1 पीढ़ी कहा जाता था, ठीक है। F1 पीढ़ी के पौधे स्वयं परागित कराए जाते थे और उनसे जो पौधे बनते थे उनको F2 पीढ़ी कहा जाता था, ठीक है। यही हमने पहले भी पढ़ा था। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई मेंडल ने क्या तकनीक इस्तेमाल करी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी, मेंडल ने क्या तकनीक इस्तेमाल करी। अब दूसरी चीज, मेंडल ने तकनीक इस्तेमाल करा क्या था, तो मेंडल ने इस तकनीक को इस्तेमाल करा गया था क्रॉस कराने के लिए। इसको क्रॉस ही बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। तो मेंडल द्वारा किए गए दो महत्वपूर्ण क्रॉस, ठीक है, कौन कौन से थे, एक था एकल संकर क्रॉस, दूसरा था द्विसंकर क्रॉस। अभी हमने पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था, संकर का मतलब क्या होता है, विषम युग्मनुज। क्या होता है, विषम युग्मनुज। संकर का मतलब क्या होता है, विषम युग्मनुज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। और एकल का क्या मतलब है, खाली एक ही विषम युग्मनुज जोड़ा है। बात करें द्विसंकर की, द्विसंकर मतलब क्या होगा, विषम युग्मनुज स्थिति है और ऐसे दो जोड़े मौजूद है, ये शब्द का मतलब होता है। तो एकल संकर क्रॉस में क्या था, तो एकल संकर क्रॉस में क्या था, जो जनक पौधे थे हमारे, ठीक है, ये हमारी मादा है, ठीक है, और ये हमारे नर है, ठीक है। तो एक लक्षण के वंशागति को देखा जाता था, खाली एक ही लक्षण के वंशागति, यानी बाकी बचे जो 6 थे वो क्या रहते थे, समान रहते थे। पर ये एक ही लक्षण जो थे, जो नर और मादा थे, एक ही लक्षण के अंदर असमान थे और इसी लक्षण को हम जो है अध्ययन करते थे। दोनों जनक एक ही लक्षण में भिन्न होते थे, दोनों जो जनक है वो एक ही लक्षण में भिन्न होते थे, बाकी के 6 जो है समान थे। साथ ही साथ इनसे जो प्रक्रिया करके F1 पीढ़ी बनती थी, जो F1 पीढ़ी बनती थी उसमें एक ही जोड़ी संकर होती थी, यानी उसमें एक ही जोड़ी विषम युग्मनुज की जो है देखने को मिलती थी। कितनी, एक ही जोड़ी। यानी हमने क्या करा, एक ही लक्षण को अध्ययन किया, ठीक है। दोनों जो जनक थे वो एक ही लक्षण में भिन्न थे। कितने लक्षणों में भिन्न थे, एक ही लक्षणों में भिन्न थे। और जो F1 पीढ़ी बनी उसके अंदर क्या थे, एक ही विषम युग्मनुज जोड़ा जो मौजूद था। बात करते हैं द्विसंकरित क्रॉस की, तो ये हमने क्या लिया, नर लिया, ये मादा लिया, ठीक है। ये जो दोनों थे इसमें हमने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, 2 लक्षणों का जो है अध्ययन हमने किया। अर्थात 2 लक्षण जो थे इनमें असमान थे, ठीक है, असमान थे, बाकी बचे 5 क्या थे, समान थे, ठीक है। और इनसे जो F1 पीढ़ी बनी उसके अंदर क्या थे, 2 जोड़े थे द्विसंकर के। कितने जोड़े थे, 2 जोड़े थे जो कि विषम युग्मनुज थे। कितने जोड़े थे, 2 जोड़े थे विषम युग्मनुज के, ठीक है। इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी शब्द जो थे उनको मैंने समझाया आपको, ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी हमने जो शब्द पढ़े उनको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जो सवाल आता है उसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं संकर। क्या है संकर, तो संकर अभी मैंने बोला क्या होता है, विषम युग्मनुज, ठीक है, या फिर हेटेरोजाइगस, ठीक है। और एक का मतलब क्या है, विषम युग्मनुज का खाली एक ही जोड़ा है, ठीक है, एक ही जोड़ा है, यानी कि एक ऐसी स्थिति, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये क्या है, खाली एक जोड़ा है विषम युग्मनुज का, खाली एक जोड़ा विषम युग्मनुज का। तो ये क्या होता है, एकल संकर। एकल का मतलब एक और संकर का मतलब होता है कि विषम युग्मनुज की स्थिति होना,
एकल का मतलब एक जोड़ा, और संकर का मतलब होता है विश्व युग्म मनुज की स्थिति का होना। बात करते हैं द्विसंकर का। संकर का मतलब वही कि विश्व युग्म मनुज होना, और द्वि का मतलब है दो जोड़ों का होना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक विश्व युग्म मनुज जोड़ा और ये दूसरा विश्व युग्म मनुज जोड़ा। ठीक है, उदाहरण थे, ये एक विश्व युग्म मनुज जोड़ा, ये दूसरा विश्व युग्म मनुज जोड़ा। अब बात करें त्रिसंकर की, तो संकर वही विश्व, और त्रि का मतलब क्या होंगे, तीन जोड़े होंगे विश्व युग्म मनुज के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये बड़ा ये छोटा है, ये बड़ा भी छोटा भी, बड़ा इसमें छोटा, ये एक जोड़ा है विश्व युग्म मनुज, ये दूसरा जोड़ा विश्व युग्म मनुज का, और ये तीसरा जोड़ा विश्व युग्म मनुज का। तो बच्चों जब ये शब्द जो होगा खाली ऐसे ही लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये किसको निर्धारित कर रहा है, ये एक कोशिका के बारे में हमको बता रखा है। तो इस मतलब क्या है कि ये जो कोशिका है इसके अंदर एक जोड़ा विश्व युग्म मनुज है, ये जो कोशिका है इसके अंदर दो जोड़े विश्व युग्म मनुज है, या फिर ये जो कोशिका है इसमें तीन जो जोड़े विश्व युग्म मनुज के। ये शब्द मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सवाल आते हैं कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखा तो ये है, तो देखिए एक समान लग रहा है, लेकिन आंसर क्या होता है, निकालने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो जब ये शब्द अकेला लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब है कोशिका, और जब इस शब्द के साथ क्रॉस वर्ड लग जाता है, क्रॉस शब्द आ जाता है, तो इसका क्या मतलब होता है, हम क्या बात कर रहे हैं, प्रयोग की बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, प्रयोग की बात कर रहे हैं। और इस प्रयोग से जो सवाल होंगे वो क्या क्या आएंगे, वो भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एकल संकर क्रॉस का मतलब क्या है, हमने दो ऐसे जनक लिए हैं जो कि एक लक्षण में जो है विपरीत है, जो एक ही लक्षण में भिन्न है, यानी कि हम खाली एक ही लक्षण को जो है अध्ययन कर रहे हैं, और F1 पीढ़ी के अंदर खाली एक ही जोड़ा विश्व युग्म मनुज का है। द्विसंकरण क्रॉस का मतलब होता है हमने जो जनक लिए हैं वो दो लक्षणों को अंदर भिन्न है, अर्थात हम दो लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं, या फिर जो F1 पीढ़ी होगी उसमें दो ही विश्व युग्म मनुज जोड़े होंगे। त्रिसंकर क्रॉस, अब जो त्रिसंकर, मेंडल ने त्रिसंकर क्रॉस नहीं कराया था, उसने द्विसंकर क्रॉस ही कराया था। त्रिसंकर क्रॉस भी कराया जा सकता है, वो आगे वाले वैज्ञानिकों ने किया था। तो उसका क्या मतलब है, जो जनक है वो तीन लक्षणों के अंदर भिन्न है, या फिर हमने तीन लक्षणों का अध्ययन किया, या फिर जो F1 पीढ़ी बनेगी उसके अंदर क्या होगा, तीन विश्व युग्म मनुज जोड़े होंगे। तो जब शब्द आ जाएगा क्रॉस तो इसका मतलब होगा प्रयोग, खाली शब्द होगा ये कोशिका के बारे में बता रहे हैं, उस पौधे में मौजूद जो कोशिका है उसके बारे में सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है, और इसको और डिटेल में और समझोगे जब अपन आगे क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, अब बात करते हैं युग्मक निर्माण। ठीक है, जो जेनेटिक्स है, जो अपनी वंशागति या अनुवांशिकी है, उसके अंदर जो सबसे कठिन चीज होती है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे, आपने शायद आप में से कुछ बच्चे पढ़ भी चुके होंगे, हम ऐसे डब्बे वब्बे बनाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कुछ लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं, कुछ बनाते हैं हम, तो उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, उस प्रक्रिया के अंदर जो सबसे जरूरी और सबसे कठिन जो चीज होती है वो होता है युग्मक बनाना। अब युग्मक क्या होता था, मैंने पहले बताया था, ये दो जनक है आपके, ये नर है और ये मादा है। ठीक है, ये नर है और ये मादा है। ठीक है, ये आपके जनक है। ये जो जनक होते हैं इनकी साधारण कोशिका कैसी होती है, द्विगुणी होती है, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, इसमें से क्या होता है, ये क्या होता है, अगुणी हो जाती है। तो मान लो उसमें से ये एक गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, इसमें भी ये एक जोड़ा गुणसूत्र है। तो होता क्या है, अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो जो युग्मक होते हैं उनमें आधी रह जाती है, अर्थात इस जोड़े में से या तो ये यहाँ आ सकता है, या फिर ये जो युग्मक होगा उसमें ये वाला गुणसूत्र आ सकता है। समानार्थी यहाँ पर भी होगा कि या तो इस युग्मक में ये वाला गुणसूत्र आएगा, या फिर इसमें ये वाला गुणसूत्र आएगा। आगे बात समझ में, इसको और थोड़ा सा समझाते हैं डिटेल में। ठीक है, थोड़ा आपको रंगों से हम समझाते हैं इसको। ये आपका क्या है, नर है, और ये आपकी क्या है, मादा है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, द्विगुणी है। क्यों, क्योंकि एक साधारण कोशिका है। द्विगुणी का मतलब क्या होता है, क्या होता है द्विगुणी का मतलब, द्विगुणी का मतलब होता है जो गुणसूत्र है वो जोड़े में। ठीक है, द्विगुणी का मतलब क्या होता है, जोड़े में होता है। अब होता क्या है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, आपके युग्मक बनते हैं, जो कि क्या होते हैं, अगुणी होते हैं। यानी उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो या तो वो क्या होती है, आधी हो जाती है, यानी जोड़े में से खाली एक ही गुणसूत्र हो सकता है। तो अब या तो क्या होगा, इस कोशिका जो ये युग्मक बना, ठीक है, ये जो युग्मक बना इसमें या तो ये वाला गुणसूत्र आ सकता है, या फिर उसमें क्या होगा, ये वाला गुणसूत्र आ सकता है।
ठीक है। ये जो युग्मक बने, युग्मक में क्या होता है, जो जो जोड़े होते हैं उनकी संख्या आधी हो जाती है, यानी उस जोड़े में से कोई एक सदस्य जाता है। अब या तो युग्मक में ये वाला सदस्य जाएगा या फिर युग्मक में ये वाला सदस्य जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों युग्मक बनाते हैं हम, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनेंगे। युग्मक में क्या होगा, जो गुणसूत्र उनकी संख्या आधी रह जाएगी, अर्थात जो गुणसूत्र का जोड़ा है उनमें से खाली एक ही जो होगा युग्मक में आएगा। तो या तो ये आएगा, जैसे ये आ गया, या फिर ये आएगा। बात आ गई समझ में। तो हो क्या रहा है, ये जोड़ा है, इन जोड़ों में से एक जो है युग्मक में आएगा। अब या तो ये आएगा या ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसको हम और अच्छे से और देखते हैं, ठीक है। तो हमको क्या बनाना है, युग्मक, और युग्मक बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। युग्मक बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, खाली ये जो तीन स्थितियां हैं और ये तीन स्थितियां हैं, तीन तीन स्थितियां हैं, ठीक है। अब युग्मक हमको बनाने हैं, तो युग्मक बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, कांटा लाइन विधि। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्क लाइन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्क लाइन मेथड या फिर कांटा लाइन विधि, ठीक है। और कितने वर्ड शब्द जरूरी है, कितने प्रकार के बनेंगे, ठीक है। कितने प्रकार के बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2n। जैसे अपन गणित में फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं, बायो में भी थोड़े थोड़े फॉर्मूले आते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n, जहाँ n क्या होता है, विश्व युग्मन जोड़ी, कितने विश्व युग्मन जोड़े हैं, कितने ऐसे ऐसे कितने जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं, वो क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो अभी युग्मनुज हमको बनाने कैसे, युग्मक हमको कैसे बनाने, ठीक है। पहले हम बात करते हैं जब हम खाली एक ही लक्षण को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक ही लक्षण को पढ़ रहे हैं तो ये एक स्थिति होगी, तो यहाँ पे ये एक स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है और ये तीसरी स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ मतलब क्या है, ये क्या है, हम इसको बना सकते हैं एक ही गुणसूत्र पे है, ये भी एक ही गुणसूत्र के जोड़े पे है और ये भी एक ही गुणसूत्र के जोड़े पे है, ठीक है। एक में बड़ा है, उसमें छोटा है, इसमें एक बड़ा है, एक छोटा है, ठीक है। ये तो क्या है, जनक है, जनक है। अब इससे क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे अर्धसूत्री विभाजन से, यानी इसके आधे रह जाएंगे। अब होगा क्या, या तो क्या होगा, इस युग्मक में ये वाला आएगा तो उससे क्या होगा, ए होगा, और या तो ये वाला आएगा तो उससे भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। इसमें क्या होगा, या तो क्या होगा, ये वाला आएगा तो ये क्या होगा, छोटा है, या फिर ये वाला होगा तो ये भी क्या होगा, छोटा ही हो गया। इसमें बताओ क्या होगा, इसमें या तो ये वाला आएगा तो ये क्या होगा, बड़ा है, और या तो ये वाला आएगा या फिर छोटा है। आगे बात समझ में। तो बताओ यहाँ पर युग्मक के कितने प्रकार हैं, बताओ कितने प्रकार हैं यहाँ पे युग्मक के। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा ए है। प्रकार का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना, कि कितनी चीजें अलग अलग है। प्रकार का मतलब क्या है, कितनी चीजें अलग अलग है। क्या ये दोनों अलग अलग है, नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं है, क्या एक समान ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, खाली एक ही प्रकार के युग्मक बने। समानार्थ है यहीं पर भी, यहाँ भी छोटा है, छोटा है, दोनों क्या है, अलग जो है समान है, अलग अलग तो नहीं है ना। तो ये क्या है, एक ही प्रकार है, यानी ये भी क्या है, एक ही प्रकार के हैं। बात करते हैं यहाँ की बच्चों, तो ये क्या है, ये है बड़ा ए और ये छोटा है। क्या ये दोनों समान है, नहीं, ये बड़ा ए है और ये छोटा है, तो दोनों क्या है, अलग अलग है, यानी ये दो प्रकार हो गए। तो यहाँ पे कितने प्रकार बने हमारे, दो प्रकार बने, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जहां पे खाली एक ही लक्षण को अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम ये बिल्कुल सिंपल तरीके से, इस तरीके से हम जो है युग्मक बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम उस साधारण सेल को लिखेंगे, उसका युग्मक, उसके जो अलील हैं वो लिखेंगे, और उसके अंदर से हम देखेंगे कि कौन कौन से बन सकते हैं। इसमें समान बन रहे हैं, इसमें अलग अलग बन रहे हैं, उसमें ये बन रहे हैं। तो ये हमने पहली चीज करी, कैसे बनाए, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा था कितने बनेंगे, ठीक है, कितने बनेंगे, इसका फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, और n का मतलब क्या है, कितने विश्व युग्मन जोड़े हैं। तो एक बात बताओ बच्चों, इसके अंदर कितना विश्व युग्मन जोड़ा था, 1। तो इसके अंदर अगर अपन फॉर्मूला लगाएं 2 की पावर 1, ठीक है। बताओ यहाँ पे और यहाँ पे कितने विश्व युग्मन जोड़े है, क्या कोई विश्व युग्मन जोड़ा नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, 0, ठीक है क्या कोई विश्व युग्मन जोड़ा नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, और यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0। अब बच्चों आपने गणित में पढ़ा होगा कि अपन 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अनंत, ठीक है। पर अगर किसी की पावर, मान लो कोई भी नंबर है, ठीक है,
कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता था, 1 होता था। ठीक है, कितना होता है, मान कितना होता है, 1 होता है। अगर 0 पावर में है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगर 2 की पावर 1 का मान कितना हो गया, 2, और 2 की पावर 0 का मान कितना हो गया, 1। तो यही हमने नीचे भी पढ़ा, ये फॉर्मूला हमको क्या पता था, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो यही हमने पढ़ा, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, और ये 1। इस फॉर्मूला से भी क्या आया, उतने ही युग्मक आए जितने कि हमने इस तरीके से बनाए थे। ठीक है, तो समझ में आ गई ये चीज, हमने किस तरह बनाने ये भी देखा और कितने प्रकार के बनेंगे ये भी देखा। ठीक है, तो ये तो क्या हुई बात, जब एक ही लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है थोड़ा डिफिकल्ट चीज की। जब ये स्थिति होती है, जब हम दो लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं, दो लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, कितने बनेंगे, वही सवाल। अब यहां देखो कैसे बनाएंगे। मान लो ये एक साधारण कोशिका है, ठीक है, ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है। ठीक है, ये एक जोड़ा एक लक्षण को निर्धारित कर रहा है, तो मान लो ये है अपने पास बड़ा ए और बड़ा ए, और ये भी एक ही लक्षण को निर्धारित कर, किसी दूसरे लक्षण को निर्धारित कर रहा है, इसको हमने ले लिया ए ए बी बी। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ बड़ा ए और बड़ा बी। ये एक कोशिका है, ठीक है, ये एक कोशिका है। यहाँ पे क्या, ये एक लक्षण को निर्धारित, ये जोड़ा एक लक्षण को निर्धारित करेगा, ये एक लक्षण को निर्धारित करेगा। मान लो ये है छोटा है और मान लो ये है छोटा बी। ठीक है, एक और कोशिका लेते हैं, ठीक है, ये एक लक्षण को निर्धारित कर रहा है, दूसरे लक्षण को निर्धारित कर रहा है, पर यहाँ पे जो जोड़ा है वो विषयुग्म जोड़ा है। तो मान लो यहाँ क्या स्थिति बनी, बड़ा है छोटा है, और मान लो ये भी जोड़ा विषयुग्म है, तो ये भी स्थिति क्या बनी, बड़ा भी और छोटा भी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमको लगाना है काटा लाइन मेथड। कौन सा लगाना है, काटा लाइन मेथड। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, क्या क्या तरीका है इसका। सबसे पहले हमको कोई एक जोड़ा जो है उसको लेना है। पहले कोई एक जोड़ा लो, उसके दोनों अलील को यहाँ लिखो, दोनों अलील को आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करो, दूसरे जोड़े का अध्ययन करो, और दूसरे जोड़े के जो दोनों अलील है उन दोनों अलील को इन दोनों अलील के सामने लिखो। कैसे, अब इससे मैंने क्या निकाले, इसके कांटे, इससे भी मैंने इसके निकाले कांटे। क्या कहा मैंने, पहले आपको एक जीन का जोड़ा लेना है, उसको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, जो दूसरे जीन का जोड़ा है उसके दोनों अलील को इन दोनों अलील के सामने लिखना है, यानी कि बड़ा बी, यहाँ पे भी बड़ा बी और बड़ा बी। ठीक है, तो पहले क्या किया, एक जोड़ा लिया, उसके दोनों अलील लिख दिए। फिर दूसरा जोड़ा लिया, इसके जो दोनों अलील हैं उनको इन दोनों के सामने लिखना है। ठीक है, इन दोनों अलील को इन दोनों के सामने लिखना है। तो इससे क्या बना बच्चों, ए बी, इससे भी बना ए बी, इससे भी बना ए बी, और इससे भी क्या बना ए बी। तो इससे जो युग्मक हमारे पास बन रहे हैं वो हमारे पास क्या बन रहे हैं, ए बी, यानी बड़ा ए और बड़ा बी, और बड़ा ए बड़ा बी। आगे बात समझ में। ठीक है, ये तो हो गई ये वाली बात करते हैं इसकी समानांतरी। सबसे पहले क्या लेंगे हम, एक जोड़ा लेंगे। ठीक है, हमने एक जो है जोड़ा लिया, उसको हमने ऐसे लिखा। फिर हमने क्या लिया, दूसरा जोड़ा लिया, इस जोड़े के दोनों जो अलील है उनको इन दोनों अलील के सामने लिखा। ठीक है, इससे क्या बनेंगे, इससे क्या क्या बनेंगे वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बनेंगे हमारे पास, इस जोड़े का एक हिस्सा आया, इस जोड़े का हिस्सा आया, क्या हुआ, इस जोड़े का एक हिस्सा आया, इस जोड़े का एक हिस्सा आया, इसमें से कौन सा आया, इसमें से कौन सा आया, इसमें से ये आया, इसमें से आया। तो क्या क्या बन सकता है हमारे पास, छोटा ए छोटा बी। ठीक है, ये चारों लिखते हैं, क्या बने, छोटा ए छोटा बी, छोटा ए छोटा बी, और छोटा ए और छोटा बी। अब बच्चों बात आती है इस स्थिति की। इस स्थिति में क्या होगा देखते हैं, वही समानांतरी। एक जोड़ा लो, पहले ये हमने ये लिखा, एक जोड़े के दोनों अलील लिख दिए। अब दूसरा जोड़ा लो, उस दूसरे जोड़े के दोनों अलील जो है वो इन दोनों के सामने लिख दो। ठीक है, दोनों को इन दोनों के सामने लिख दो। इससे क्या बना, बड़ा ए बड़ा बी, बड़ा ए छोटा बी, छोटा ए बड़ा बी, और छोटा बी छोटा ए छोटा बी। तो ये चार बने यहाँ पे। ठीक है, इस जोड़े से एक आया, 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 और इस जोड़े से एक आया। कौन कौन से बने, ए बी, ठीक है, और ए और छोटा बी, छोटा ए बड़ा बी, और छोटा ए और छोटा बी। ठीक है,
अब बात बताओ, इस वाली स्थिति में 4 युग्मक बने, बड़ा ए बी बड़ा ए बी, तो चारों के चारों क्या समान है, चारों के चारों क्या समान है, तो यहाँ में कितने प्रकार के हो गए, एक ही प्रकार, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, समान है। इस स्थिति की बात करें, छोटा ए बी छोटा ए बी छोटा ए बी, चारों के चारों क्या है, समान है, एक ही तरह के हैं, ठीक है, चारों समान है, एक ही तरह के हैं। इस स्थिति में क्या है, बड़ा ए बड़ा बी है, बड़ा ए छोटा बी है, छोटा ए बड़ा बी है और छोटा ए छोटा बी है। तो ये चारों के चारों क्या अलग अलग हैं, चारों के चारों क्या हैं, अलग अलग हैं। कितने प्रकार बने, यानी कि 4 प्रकार बने। कितने प्रकार बने, 4 प्रकार बने। तो हमने बात करी कैसे बनाएंगे, हमने बना लिए। कितने बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं यहाँ पे, वो भी हम वापस देख लेते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 की पावर पे कितने रखेंगे, कितने जोड़े हैं विषुवमनुज के, कितने जोड़े हैं विषुवमनुज के, एक भी नहीं है, ना ये है ना ये है, तो 2 की पावर 0। यहाँ पे भी समानार्थ 2 की पावर क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं है। बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे n की क्या की वैल्यू कितनी होगी, ये एक विषुवमनुज जोड़ा, दूसरा विषुवमनुज जोड़ा, पूरे जोड़े को हम एक ही काउंट करेंगे, इसको अलग अलग काउंट नहीं करना है, इसको एक ही जोड़ा, एक विषुवमनुज जोड़ा, ये दूसरा विषुवमनुज जोड़ा। तो कितने जोड़े हुए, 2 जोड़े हुए, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। तो इस फॉर्मूले से कितने प्रकार के बनते हैं, यहाँ पे 1, 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 0 मतलब 1। तो इस फॉर्मूले से भी हमारे पास क्या आया, 1 4 1, और हमने जो निकाले थे वो भी कितने थे, 1 4 और 1 थे। आगे बात समझ में सबको, ठीक है। तो ये कब की स्थिति थी, जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास क्या हो, कोई जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास 2 लक्षण जो अब अध्ययन कर रहे हैं। अब आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, चलो मान लो ये तो हमने 1 लक्षण लिया, 2 लक्षण लिया, अब अपन बात करते हैं 3 लक्षण, ठीक है, 3 लक्षण में। तो 3 लक्षण में जो आपको मैं कोशिका देना चाहूंगा वो ये होगी, ठीक है, ये आपकी कोशिका है, ठीक है, यानी कि कोशिका कैसी है, ऐसी है। तो इसमें ये एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है और ये तीसरा जोड़ा है, ठीक है। इसके अंदर जो अलील है वो कैसे हैं, ए है, इसके अंदर वो जो है वो बी है, और इसके अंदर क्या है, सी, ठीक है। और वही तरीका अपनाते हैं, पहले हम बताएंगे, हम देखते हैं कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले एक जोड़ा लो, तो हमने एक जोड़ा जो है जीन का ले लिया, ठीक है। अब दूसरे जोड़े को उनके सामने लिखो, बड़ा बी और छोटा बी, ठीक है, बड़ा बी और छोटा बी। अब इसमें तो तीसरा भी है, तो तीसरे के लिए भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो अलील है उनके सामने भी, ठीक है, ये जो अलील है इन सबके सामने लिख देंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, एक जोड़ा लिया उसके लिए लिखे, दूसरे जोड़े के जो अलील थे उसको इनके सामने लिखा, और जो तीसरा जोड़ा है वो हम इन चारों के सामने लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे, बड़ा सी छोटा सी, बड़ा सी छोटा सी, बड़ा सी और छोटा सी। क्या क्या बनेगा इससे, इससे बनेगा बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी, इससे बनेगा बड़ा ए बड़ा बी और छोटा सी, इससे क्या बनेगा, बड़ा ए छोटा बी और बड़ा सी, इससे क्या बनेगा, बड़ा ए छोटा बी और छोटा सी, इससे आपका क्या बनेगा, बड़ा ए सॉरी इससे आपका क्या बना था, बड़ा ए छोटा बी और छोटा सी बना था। इससे आपका क्या बनेगा, छोटा ए बड़ा बी और बड़ा सी, इससे आपका क्या बनेगा, छोटा ए बड़ा बी छोटा सी, इससे आपका क्या बनेगा, छोटा बी और बड़ा सी, और इससे आपका क्या बनेगा, छोटा ए छोटा बी और छोटा सी, ठीक है। तो ये कितने तरीके के बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने तरीके के बने, 8 तरीके के। अब इसमें फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, 2 की पावर n। अब यहाँ जो n होगा वो कितना होगा, यहाँ पे कितने विषुवमनुज जोड़े हैं, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 3, और 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। तो फॉर्मूला से भी उतना ही आया जितना हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। ये एक चीज हो गई। एक और सवाल करते हैं, चलो मान लो आपके पास ये स्थिति है, ए बी और बी। तो मुझे बताओ ए बी जो युग्मक बनेगा वो कितना प्रतिशत बनेगा, ठीक है। सबको प्रतिशत निकालना आता है, अभी देखते हैं। तो हमने वापस ये ए छोटा ए, हमेशा देखो शॉर्टकट मत अपनाओ। मान लो आपको याद हो गया, आप इस पहले पन्ने पढ़ लिया कि 6 से 4 बनेंगे, शॉर्टकट मत अपनाओ, हमेशा पूरा काम करो। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बड़ा बी छोटा बी, बड़ा बी और छोटा बी, ठीक है। ए बी, ए छोटा बी छोटा ए और ये छोटा ए। तो यहाँ पे कितने प्रकार के बन रहे हैं, कुल कितने प्रकार के बने, यहाँ पे 4, ठीक है। और हमको क्या बताना है, छोटा ए भी कितना प्रतिशत बनेगा, ठीक है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जिस भी चीज़ का हमको प्रतिशत निकालना है, ठीक है, जिसका भी प्रतिशत निकालना है उसको तो रखते हैं अपन ऊपर,
और जो कुल जिसमें से अपन वो जो चीज़ है वो किस में मौजूद है, उसका जो कुल है वो कितना है वो हम नीचे रखते हैं और उसको 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमको क्या देखना है, जो ए बी वाला जो है वो है युग्मक जिसमें छोटा ए छोटा बी होगा, वो कितना होगा। तो इन बताओ इन चारों में से छोटा ए छोटा बी किस में है, खाली इसमें ही है। इसकी कितनी संख्या है, खाली एक ही, तो ऊपर क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। और कुल कितने हैं, कुल कितने 4 हैं, तो 4 लिखेंगे। तो कितना प्रतिशत हो गया ये, 25%। कितना प्रतिशत हो गया ये, 25%। ठीक है, ऐसे ही और सवाल जो होंगे और भी हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, अब जब आप ये वीडियो देखेंगे तो नीचे आपको एक PDF मिलेगा, उसमें हम आपको कुछ सवाल देंगे। वो जो सवाल है आपको सॉल्व करने हैं, हम अगली क्लास में उनके आपको उत्तर बताएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार वापस देखते हैं अपन। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ी हैं चीज़ें, सबसे पहले तो जो हमने पहले हमने रिवाइज किया, हमने मेंडलिज्म देखा, मेंडलिज्म की परिभाषा हमने पढ़ी। ठीक है, फिर हमने ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल के बारे में पढ़ा, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, किस पे प्रयोग किया, कितने साल तक किया। ठीक है, और उनका प्रयोग जो था वो पहचाना नहीं जा पाया। मेंडल प्रयोग की पुनर्खोज किन 3 वैज्ञानिकों ने करी, उन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर हमने पढ़ा मेंडल के नतीजे क्यों छुपे रहे, तो उसके लिए दूरसंचार, डार्विन का होना, गणित का इस्तेमाल करना, और दूसरे किसी पौधे पर उनको जो निष्कर्ष थे वो दूसरों पर दिखा नहीं पाए। फिर हमने 2 शब्द पढ़े, शुद्ध प्रजनन, त्रिदुप प्रजनन या फिर संकर। संकर क्या होते थे, विषयुक्त मनुष्य की स्थिति, वो समयुक्त मनुष्य की स्थिति होती है। फिर हमने पढ़ा मेंडल की सफलता का क्या कारण था, तो मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, उनमें सबसे जरूरी क्या थे कि उन्होंने जो ऐसे पौधे चुने गए, जो सबसे जो जरूरी चीज़ थी कि उन्होंने उद्यान मटर का इस्तेमाल किया, शुद्ध और विपरीत लक्षण वाले पौधे जो थे वो उन्होंने लिए। फिर हमने पढ़े उद्यान मटर की क्या फायदे थे, उद्यान मटर की जो सबसे जो जरूरी फायदा था उसमें 7 लक्षण थे, और जो 7 लक्षण जो थे उनके कई सारे विपरीत विशेषक भी थे। ठीक है, फिर मेंडल द्वारा दिखे गए लक्षण कौन कौन से थे, जो 7 लक्षण जो हमने देखे उनका जो है, जो हमको सीक्वेंस याद रखनी थी, लंबाई, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, और जो गिरे हुए फूलों का रंग। तो इसी सीक्वेंस में हमको याद करना था इसको। ठीक है, फिर जो थे फिर हमने इनका जो है टेबल देखी कि लक्षण कौन कौन से थे, 7 लक्षण थे, इनकी प्रभावी जो विशेषक कौन से थे, अप्रभावी विशेषक कौन से थे, और कौन से गुण सूत्र पर स्थित थे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हमने जो है महत्वपूर्ण जो बिंदु पढ़े थे उसमें से जो सबसे जो था प्लियोट्रॉपिज्म क्या होता था वो हमने देखा। फिर हमने देखा मेंडल द्वारा इस्तेमाल की जो तकनीक थी उसमें क्या था, जो दोनों जो पौधे थे वो अभयलिंगी थे, तो उनको पहले उसने नर बनाया, मादा बनाया, उसमें क्या करा उसने नपुंसककरण, उसको इमैस्कुलेशन करा और बेगिंग जो थी उसमें करी। ठीक है, ये वही चीज़ जो हमने आपको बताई। फिर हमने क्या देखा, मेंडल द्वारा किए गए 2 महत्वपूर्ण क्रॉस कौन से थे, एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, फिर हमने शब्दों का देखा और कैसे युग्मक निर्माण करना है। युग्मक निर्माण करना बहुत ही जरूरी है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक जो है हमारा एक जोड़ा जो गुणसूत्र था उसके जोड़े के अली लिखे, फिर उसके सामने जो दूसरे जोड़े हैं उसके दोनों अली लिख दिए। अगर तीसरा भी जोड़ा होता तो हम क्या करते, इन सबके सामने उनके जोड़े लिख दिए, ऐसे हम करते रहते। ठीक है, तो युग्मक निर्माण बहुत जरूरी था। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो मेंडल ने जो 2 महत्वपूर्ण क्रॉस किए थे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एकल संकर क्रॉस, फिर उसकी अगली क्लास में पढ़ेंगे द्विसंकर क्रॉस। ये दोनों बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब इनमें अपने को क्या क्या पढ़ना है, इनमें पढ़ना है अपने को इसकी प्रक्रिया क्या थी, उसने कैसे किया था। ठीक है, पहले तो एक तो ये चीज़ पढ़नी है कि नर लिया, मादा ली, एक जो थे लक्षण जो थे वो भिन्न था, फिर उसने F1 पीढ़ी बनाई, फिर F2 पीढ़ी बनाई। पहले तो ये प्रक्रिया हो गई। दूसरी चीज़, फिर हम उस प्रक्रिया को समझेंगे जीन प्रारूप से। ठीक है, उसके अंदर उसका जीन का विश्लेषण करेंगे कि बड़े में कौन से जीन थे, छोटे में कौन से जीन थे, F1 में कौन से जीन थे, F2 में कौन से जीन थे। फिर हम देंगे उसका लक्षण प्रारूप का रेशो। ठीक है, रेशो देखेंगे अपन, और उसका क्या देखेंगे, जीन प्रारूप का रेशो। ठीक है, और एकल संकर क्रॉस के बाद जो उसने सिद्धांत बनाए वो देख। ठीक है, तो इन 5 हेडिंग के अंदर आपको एकल संकर क्रॉस पढ़ना है, और समानांतरित द्विसंकर क्रॉस भी इन 5 हेडिंग के अंदर ही आपको पढ़ना है। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन सॉल्व करके आना, उनके उत्तर हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो है एक बार द्विसंकर क्रॉस और एकल संकर क्रॉस को देख के आना ताकि आपको और समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।